स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जितना भी मीडिया टाइम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम हो, चाहे प्रिंट मीडिया का टाइम हो या सोशल मीडिया का टाइम हो, सबके ऊपर खाड़ी युद्ध हावी हो गया। खाड़ी युद्ध पे ही सब जगह चर्चा हो रही है। उसी पे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप खर्ग आइलैंड पे कब हमला करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कब युद्ध विराम होगा, कब नहीं होगा, ईरान की शर्तें क्या हैं, अमेरिका की शर्तें क्या हैं, इजराइल की शर्तें क्या हैं, यही सब हो रहा है। लेकिन भारत में 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि चुनाव के बारे में चर्चाएं तकरीबन खामोश हैं, तकरीबन खामोश हैं। मुझे याद पड़ते हैं वो दिन जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। कितना महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव था। तो हम और आप जाते थे एबीपी चैनल पर, तो वहां पर तब तक रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। जी, हम लोगों से सवाल पूछे जाते थे यूक्रेन युद्ध के बारे में, यूक्रेन युद्ध के बारे में। हाँ। पूछे जाते थे उस और वक्त। जाते थे तो चुनाव के लिए। उस वक्त भी चुनाव के कवरेज को बड़ी मार लगी थी यूक्रेन युद्ध से। तो आज मैंने सोचा कि हम लोग उस पर वीडियो तो बना ही रहे हैं, विश्लेषण वगैरह, जनरलों के, मेजर जनरलों के विश्लेषण पे वीडियो बन रहे हैं, अर्थशास्त्रियों के विश्लेषण पे वीडियो बन रहे हैं, दुनिया की और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या बुरा इसका असर पड़ेगा। जरूरी भी है, लेकिन आज चुनाव का एक राउंड अप किया जाए, क्योंकि चुनाव अब काफी, अगर सामान्य स्थिति होती तो इस वक्त हम लोग वही चर्चा कर रहे होते, वही बात कर रहे होते। ज्यादातर भी चर्चा हो भी रही है हिंदी मीडिया में, वो बंगाल पे होकर रह जाती है, थोड़ी बहुत असम पे होती है। दक्षिण भारत के जो केरल का और तमिलनाडु का चुनाव है, पौंडीचेरी का चुनाव है, उसके बारे में तो खबरें लोगों को पता ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि हिंदी मीडिया में शायद उनके विशेषज्ञ भी मौजूद नहीं है इन राज्यों के, हैं भी तो बड़े कमजोर किस्म के हैं। तो एक तो विनोद जी ये बताइए, लेकिन आप, मैं मानता हूं आपकी निगाह सब जगह रहती है और आप इन विषयों पर खासतौर से ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक संग्राम तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है जी, और उस संग्राम की कोई सीमा नहीं है। दूसरे, एक खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु में क्या कोई, तमिलनाडु में कोई परिवर्तन की बयार बह रही है। अभी यशवंत देशमुख ने जो कुछ अपने आंकड़ों के जरिए जो बातें कही थी, उसमें एक बात ये भी निकलती थी कि तमिलनाडु में परिवर्तन की बयार बह रही है। वो ये मानते थे कि बीजेपी टक्कर ले रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आगे ममता बनर्जी ही हैं। असम में बीजेपी की सरकार आराम से बन रही है, बन जाएगी, और केरल में परिवर्तन की बयार है और तमिलनाडु में परिवर्तन की बयार है। तो आप देश के एक विख्यात सेफोलॉजिस्ट की बातों को, इन बातों को किस रूप में देखते हैं? देखिए भाई जी, सेफोलॉजिस्ट जो हैं, यशवंत तो अपने मित्र ही हैं, या जितने भी सेफोलॉजिस्ट सब अपने अपने आंकड़े सभी अपने मित्र हैं। हाँ, अपने अपने हिसाब से करते हैं, और उनकी जो पद्धति है, जो उनका विश्लेषण है, उसको मैं किसी तरह से खारिज नहीं करता। उन्होंने निश्चित रूप से मेहनत की होगी, उनके तथ्य जुटाए होंगे, आंकड़े जुटाए होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाले होंगे। लेकिन कई बार सेफोलॉजिस्ट भी गलत साबित हो जाते हैं, हम लोग भी गलत साबित हो जाते हैं। कई बार सेफोलॉजिस्ट सही साबित हो जाते हैं, हम लोग गलत साबित हो जाते हैं। कभी हम सही साबित हो जाते हैं, सेफोलॉजिस्ट गलत साबित हो जाते हैं। कभी दोनों सही साबित हो जाते हैं और कभी दोनों गलत साबित हो जाते हैं। तो ये चुनाव का अपना बड़ा मुश्किल है, इतना आसानी से, क्योंकि और जिस तरह चीजें बदलती हैं पल पल। देखिए, तमिलनाडु से ही अगर शुरू करें तो तमिलनाडु में चुनाव है 23, तो जो वोटिंग है, एक फेज में वोटिंग है, वो 23 अप्रैल को वोटिंग है, और उस दिन पश्चिम बंगाल के पहले फेज की वोटिंग होगी और फिर 29 को दूसरे फेज की। तो यानी अभी तमिलनाडु में कम से कम 18-20 दिन बाकी है चुनाव प्रचार के। और होता क्या है कि आप खुद में स्वयं में इतने सामाजिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सेफोलॉजी का भी आपको बहुत जानकारी है, तो भले आप पेशेवर तरीके से उसको ना करते हो, लेकिन आपकी काफी जानकारी है उसको लेके। तो जो फिक्स वोटर होता है पार्टियों का, वो तो फिक्स हो जाता है आमतौर पर, उसमें तो कोई बहुत बदलाव आता नहीं है। जो फिक्स वोटर है, जो एक तरह से कमिटेड वोटर है, आप ये आप तमिलनाडु के संदर्भ में कह रहे हैं? तमिलनाडु के किसी भी राज्य के संदर्भ में जी आप देखिए, जी, एक बार जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो होता है हमेशा कि जो कमिटेड वोटर है, वैचारिक वोटर है, जो पार्टी का मूल जनाधार है, आमतौर पर वो पार्टी के ही साथ रहता है। फर्क जो पड़ता है वो जो फ्लोटिंग वोटर है, उसके इधर से उधर होने पर ज्यादा पड़ता है।
अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो लड़ाई तो चूंकि डीएमके और एआईडीएमके के गठबंधनों के बीच में ही है। बीजेपी एआईडीएमके का एक हिस्सा है गठबंधन का, और डीएमके का अपना गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों तरफ, मतलब दोनों खेमों में असहज स्थिति पैदा कर रही हैं, और एक दूसरे के लिए, जैसे अब एआईडीएमके खेमे में जो असहज स्थिति, उसका फायदा डीएमके खेमे को मिल सकता है। डीएमके खेमे में जो गड़बड़ियां हैं उसका फायदा एआईडीएमके को मिल सकता है। एआईडीएमके में बीजेपी भी पार्टनर है। बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई थे, उनका टिकट काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया कि जबकि अन्नामलाई, आपको याद होगा, पिछली बार लोकसभा चुनाव तक अन्नामलाई के अलावा कुछ था ही नहीं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। खासकर हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया था और जो तमाम विश्लेषक आते थे, और जो भाजपा के इकोसिस्टम के जो विश्लेषक लोग थे, वो तो ऐसा अन्नामलाई को करते थे कि जैसे अन्नामलाई पेरियार के बाद तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई जो है कोई नई फिनोमिना ग्रुप में उभरे हों। लेकिन अन्नामलाई अपना चुनाव भी हार गए लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई इस बार। अच्छा, उनको हटा भी दिया गया था अध्यक्ष पद से, क्योंकि एआईडीएमके नाराज हो गई थी। तो एआईडीएमके के साथ उनका इक्वेशन ठीक नहीं है अन्नामलाई का, और भाजपा एआईडीएमके के सहारे ही तमिलनाडु में अपनी नाव चलाना चाहती है, इसलिए अन्नामलाई का टिकट भी कट गया। अन्नामलाई का टिकट कटने से आज मैं एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो जिनको अन्नामलाई ने अपने कार्यकाल में ग्रूम किया था, और उनके अंदर एक एंटी डीएमके और एंटी एआईडीएमके एक भाव उनके अंदर भरा था, वो काफी नाराज है, असहज है, दुखी है पार्टी के इस कदम से। और अन्नामलाई से बयान भी दिलवाया है बीजेपी ने कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और मैंने तो खुद ही पार्टी से कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। दिल्ली बुलाया उनको, बातचीत करके मेरे ख्याल से कुछ उनको सहलाया होगा। हाँ, तो इस तरह के डैमेज कंट्रोल तो बीजेपी करते रहती है, तो वो भी किया गया है। लेकिन इससे यह है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा, एआईडीएमके में भी जिस तरह पनाली स्वामी जो है वो चले गए चुनाव से पहले डीएमके में, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने वहां पर जो है ज्वाइन कर लिया, बाकायदा सदस्यता ले ली। पन्नीर सेल्वम से उनके मतभेद सुलझे नहीं। उधर दिनाकरन वाला गुट है, उसकी अलग समस्याएं हैं। तो एआईडीएमके में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि अंबुमणि रामदास वगैरह की जो पार्टी है उसके साथ इनका अलायंस हो गया है, तो वो थोड़ा सा उनको लगता है कि इससे राहत मिलेगी। डीएमके में भी कांग्रेस और डीएमके के बीच में सीटों के बंटवारे को लेके, इसको लेके काफी तनातनी रस्साकसी रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की स्थिति वहां ऐसी नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके डीएमके को। वहां डिक्टेशन तो डीएमके का ही चलेगा, और राहुल गांधी और स्टालिन की भी केमिस्ट्री अच्छी है, तो कोई कांग्रेस बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा कर पाएगी डीएमके के लिए। लेकिन डीएमके के सामने और एआईडीएमके के सामने, दोनों के सामने एक नया फैक्टर जो तमिलनाडु की राजनीति इस बार है, वो है टीवीके का। जो विजय हैं, जो फिल्म स्टार हैं, और जो काफी भीड़ जुटा रहे हैं, और जो एक केस में भी फंस गए थे, भगदड़ वाले केस में, उनकी पार्टी जो है, और उन्होंने एक लाइन ली है इक्वी डिस्टेंस की। वो डीएमके को भी अटैक कर रहे हैं, एआईडीएमके को भी अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करूंगा, मैं कम्युनल पॉलिटिक्स को भी तमिलनाडु की जगह नहीं देना चाहता। अब होता क्या है अभय जी, ये तो सब चुनाव के पहले सभी सेकुलर हो जाते हैं, चुनाव के बाद कौन कहाँ जाता है। चंद्रबाबू नायडू तो एक जमाने में बड़े सेकुलरिज्म के चैंपियन थे, नीतीश कुमार तो निकले ही थे, लेकिन चुनाव के बाद कैसे ये सब बदलते हैं। मायावती जी का उदाहरण हमारे सामने है, महबूबा मुफ्ती का सामने है। तो बहुत सारे कि चुनाव के पहले सब सेकुलर पार्टियां सेकुलर हो जाती हैं एक सेकुलर वोट लेने के लिए। तो अब विजय जी का पता नहीं विजय क्या करते हैं, लेकिन तो ऐसे में जो त्रिकोणात्मक स्थिति बन रही है कई जगहों पर, वो क्या गुल खिलाएगी, ये विश्लेषण किसी साइकोलॉजिस्ट ने शायद किया कि नहीं किया। यशवंत देशमुख ने टीवीके को कितना वोट परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, क्योंकि हो सकता है टीवीके की वजह से डीएमके को कोई नुकसान हो, और अगर कोई परिवर्तन वाली स्थिति बन सकती है तो उसका कारण टीवीके बन सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या विधानसभा त्रिशंकु हो जाएगी? क्या एआईडीएमके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा उसका गठबंधन, या डीएमके गठबंधन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा और टीवीके किंग मेकर की भूमिका में होगी? ये स्थिति ये थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा तो हमें सुनाई नहीं पड़ा स्टालिन के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। कोई मतलब जैसे
एक समय किसी भी सरकार के खिलाफ जो बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी रुझान होता है तो आ जाता है। जैसे याद कीजिए जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे तो उस समय हाँ, तो उसमें आ बीजेपी गया था, उसमें आ गया था। अब जो सत्ता विरोधी रुझान था वो बिल्कुल हवा में तैर रहा था। हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में सत्ता विरोधी रुझान साफ दिखाई पड़ रहा था। महाराष्ट्र में, यूपी में, साफ दिखाई पड़ रहा था। देश के कई हिस्सों में इस पर राजस्थान में दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ऐसी कोई खबर तमिलनाडु से नहीं आ रही। स्थानीय स्तर पर होगा, विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ होता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जैसे कहते हैं वो, अगर मुझे लगता है तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को कोई चीज प्रभावित करेगी तो टीवीके का वोट किधर जाता है, वो किसका वोट काटते हैं, ये फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। जो या अब पता नहीं ये भी हो जाए कि प्रशांत किशोर जैसी स्थिति ना हो जाए जो बिहार में हुआ था। फिर प्रशांत किशोर को भी हम लोग फैक्टर मानने लगे थे, लेकिन स्थिति बिल्कुल यही। तो इसलिए मुझे तो कोई बहुत परिवर्तन की बयार तो नहीं दिखती है तमिलनाडु में, बल्कि मुझे तो कई लोगों ने बताया कि रिपीट हो सकती है डीएमके का अलायंस जो है, हो सकता है कुछ सीटें कम हो या वोट परसेंटेज कम हो, कुछ हो सकता है। ये एक मतलब है, चूंकि मैं गया नहीं हूँ इसके बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है ये जो फैक्टर्स हैं ये चुनाव में काम करेंगे। अच्छा, एआईडीएमके ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि फ्रिज देंगे, ये देंगे, वो तमाम काइंड के रूप में। डीएमके ने भी कुछ स्कीमें लॉन्च की है नई, तो वो सब कितना असर पड़ेगा। दूसरा, डीएमके ने इस पूरे चुनाव को तमिल अस्मिता का चुनाव बनाने की कोशिश भी की है, जो शायद एआईडीएमके नहीं बना पा रही है, क्योंकि उसने बीजेपी से अलायंस किया है और बीजेपी को तमिल विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश डीएमके की है, तमिल विरोधी, हिंदी समर्थक। हाँ, और एक और फैक्टर अभय जी इस पर ध्यान रखना चाहिए हमको कि 16 से 18 अप्रैल संसद का विशेष सत्र है, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ाई जाएंगी और मौजूदा सीटें इतनी रहेंगी, कुछ करीब 816 सीटें कुल की जाएंगी। अब उससे दक्षिण भारत की सीटें बढ़ेंगी वहां भी, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेंगी सीटें आबादी के हिसाब से। और ये मुद्दा स्टालिन बनाते रहे हमेशा कि ये मुद्दा तो चंद्रबाबू नायडू और दक्षिण के 5 राज्यों ने इस मुद्दे को बनाया है। तो ये मुद्दा वो अगर कितना क्या स्टालिन इस मुद्दे को, अगर तमिलनाडु की सीटें उस अनुपात में उतनी नहीं बढ़ती इतनी की वो चाहते हैं, या उनको लगता है कि इससे जो स्वर है वो धीमा हो जाएगा संसद में दक्षिण भारत का, क्या उसको स्टालिन को बड़ा मुद्दा बना पाएंगे? अगर वो मुद्दा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी वहां एआईडीएमके के साथ है, तो एआईडीएमके बहुत विरोध नहीं कर पाएगी उस फैसले का या उस बिल का, डीएमके खुल के विरोध करेगा। तो ये भी एक फैक्टर, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमको जरूर नजर रखनी चाहिए। अब हम लोग दक्षिण पूरब की तरफ थोड़ा फिर दोबारा दक्षिण लौट के आएंगे, क्योंकि ये पूर्व का चुनाव है। तो पूरब में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है ममता बनर्जी के बीच में और चुनाव आयोग के। ममता बनर्जी, चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, और इसमें कांग्रेस और समाज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहां खोई जी। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को विधानसभा चुनाव में उतारा है वहां पर, और ऐसा सुनने में आया है कि विधानसभा चुनाव में दोबारा बहुत मुद्दतों बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में तो केवल लोकसभा की ही राजनीति करते थे, और वो काफी अच्छा चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि वो चुनाव जीत भी सकते हैं। इधर बीजेपी ने अपने जो बुद्धिजीवी हैं स्वपन दास गुप्ता, पूर्व वामपंथी, उनको चुनाव में उतारा। पिछली बार तो काफी बुरी तरह चुनाव हार गए थे अपना, तो इस बार सुना गया है कि शायद वो ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो हो सकता है जीत जाए। उधर जो ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी उतर पड़े हैं भवानीपुर से। पिछली बार उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी को हराया था, इस बार उन्होंने कहा है कि हम भवानीपुर में भी हराएंगे और कम से कम 75,000 वोटों से हराएंगे। वोटों की संख्या भी उन्होंने बता दी है? और पूरे प्रशासन के ऊपर कब्जा कर लिया है चुनाव आयोग ने। ममता बनर्जी का कहना है मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए वहां पर जो मालदा की घटना हुई है, उस घटना के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, चुनाव आयोग से पूछो, सारे अफसर तो उन्हीं के हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति बंगाल में बन रही है, इसके बारे में संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रही है दीदी को।
और ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती जो 15 साल तक हुकूमत करे उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, वो भी बंगाल जैसे प्रांत में, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरी तरफ एक बड़ा अच्छा अवलोकन ये भी है इस पूरी परिस्थिति का, आपको सब बातें पता है, मैं केवल दर्शकों के और आपके लाभ के लिए कह दे रहा हूं बातें। ये भी है कि एसआईआर में जो बहुत बड़े पैमाने पर वोट या तो कटे हैं या हवा में लटके हुए हैं, कुछ पता नहीं है कि वो वोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जिन जिन परिवारों में ऐसा एक भी वोटर है, उस परिवार में काफी ममता बनर्जी के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति की लहर है। तो एसआईआर ने भी बहुत बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के पक्ष में वोटरों को झुकाया है, जिस तरह एसआईआर वहां पे की गई है। और इससे ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हुई है या मंद हुई है उसमें। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को एक और बड़ी चुनौती है कि जो मुसलमान वोट जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे, टीएमसी के ही पूर्व विधायक, उन्होंने एमआईएम के साथ में, ओवैसी जी के साथ में समझौता कर लिया है और इससे समझा जाता है कि शायद ममता बनर्जी का कुछ मुसलमान जनाधार इस बार कुछ डिस्टर्ब हो, इस बार अपनी जगह से हिले। तो ये जो परिस्थिति मैंने बताई है, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। देखिए, आपने बड़े सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों का जो जानकारी दी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ममता बनर्जी ने एक काम तो ऐसा किया है कि एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि वो सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा भी बन गया और चुनावी मुद्दा भी बन गया है। चुनावी मुद्दा इसलिए बन गया कि बिहार में नहीं बन पाया था एसआईआर, बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया था। बिहार में तो मैस किया असल में, वो बिहार में चर्चा करेंगे तो अलग विषयांतर हो जाएगा। छोड़ दिए। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी ने दो स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा है। एक तो उन्होंने अपने तृणमूल के जो बीएलएस थे, सबसे ज्यादा बीएलएस उनके थे, उन्होंने छांट छांट करके अपने लोगों से कहा कि जो भी वोटर हैं कोई छूटने ना पाए, और वो मुहिम में वो चुनाव आयोग से आगे निकल गए, मतलब उनके बीएलए ग्राउंड लेवल पे। ऊपर के स्तर पर ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर का पूरा विरोध करती रही और सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी लड़ी और यहाँ तक खुद काला कोट पहन करके वकीलों वाला आके आई और पैरवी की उन्होंने। और उसके बाद जजेस की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति हुई इस काम को देखने के लिए। तो ये सब का श्रेय ममता बनर्जी को मिल रहा है वहां। और आपने कहा भी कि जिस परिवार का, अगर मान लीजिए किसी परिवार में 8-9 वोटर हैं और 1 या 2 वोटर कट गए, तो उस परिवार की सहानुभूति का लाभ जो है ममता बनर्जी को मिल रहा है। तो ये तो चुनावी मुद्दा हो गया। आमतौर पर बिहार में तो हुआ ये कि चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया था। और दूसरा क्या है, सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा उन्होंने इसको प्रमुख मुद्दा बना दिया। तो जो बीजेपी या कांग्रेस को भी शामिल करने, चूंकि वो तो ममता बंगाल में तो ममता के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है, जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठा सकते हैं वो उस तरह नहीं उठ पा रहे हैं एसआईआर के वजह से। ममता बनर्जी हर मुद्दे को एसआईआर से जोड़ करके और एसआईआर को ही सार्वजनिक विमर्श में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों को साइडलाइन करने में या उनको कुंद करने में एक सफलता पाई है एसआईआर के मुद्दे से। एक तो जो आप बता रहे हैं कि जो आपने कहा कि जिस परिवार में 2 वोट भी कट गए तो वो परिवार ममता बनर्जी की सहानुभूति हो गई, और दूसरा इस मुद्दे के शोर शराबे में बाकी मुद्दे गौड़ हो गए। एक तो ये है। लेकिन दूसरा, ममता बनर्जी ने भाजपा को ये साबित करने में कि आउटसाइडर पार्टी है, तो पूरा जोर लगा रखा है। और उन्होंने छोटी छोटी चीजों को ऐसा पकड़ा है, जैसे कहा कि ये तो उत्तर भारत की पार्टी है, वहां तो शाकाहार को बढ़ावा देती है, मांसाहार के खिलाफ ये पार्टी रहती है, तो इसलिए ये मांसाहार बंद करा देगी पश्चिम बंगाल में। अब ये वहां की संस्कृति और जीवन पद्धति और जीवन शैली और खाद्य शैली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बंगाल में शायद ही कोई घर हो जो नॉनवेज ना खाता हो, जो मछली भात ना खाता हो, मांस भात। तो इसको भी उन्होंने एक तरह से मुद्दे के रूप में ले लिया है। तो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति और बंगाल की लड़ाई को उन्होंने, तृणमूल की लड़ाई को बंगाल की लड़ाई बना दिया है। दूसरा, जो बीजेपी पिछले 2 चुनाव में लगातार 2016 से हर चुनाव में बीजेपी ध्रुवीकरण को बड़ा मुद्दा बनाती थी, इस बार वो नहीं बन पा रहा है। आप देखिए, इसलिए नहीं बन पा रहा, घुसपैठियों का मुद्दा उठा के बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की ध्रुवीकरण बनाने की, लेकिन ममता बनर्जी ने हर बात का जवाब दिया। भाई, गृह मंत्री ने कहा कि हमको जमीन नहीं दी बीएसएफ को,
तो ममता बनर्जी ने पूरी सूची दे दी उनकी पार्टी ने कि इतनी जमीन दी गई है और इतनी बची हुई है, इतनी उसके बावजूद इतनी फेंसिंग नहीं हुई। दूसरा, घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की है, केंद्र सरकार की है। उन्होंने बराबर उसका जवाब दिया। फिर क्या हुआ कि जो ये एसआईआर में मतुआ समुदाय के वोट भी काफी संख्या में प्रभावित हुए। मुसलमानों की बात तो सब करते हैं, लेकिन मतुआ संप्रदाय और मतुआ समुदाय ऐसा है जो बीजेपी उसको आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती रही है, उसको मिलता भी रहा वोट। आप याद कीजिए पिछले चुनाव में 2021 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बांग्लादेश चले गए थे और वहां उन्होंने मतुआ मंदिर में जाके पूजा की थी, चुनाव के बिल्कुल उसी दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था, खाली मतुआ वोटों के लिए। तो लेकिन एसआईआर से जो मतुआ वोट प्रभावित हुए उसमें ममता बनर्जी ने अपनी एक अच्छी पैठ बनाई है, तो वो भी उनके पक्ष में जाता है। तीसरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में क्या हुआ कि पिछली बार ममता बनर्जी शुभेंदु के क्षेत्र में गई थी, हाँ नंदीग्राम। इस बार शुभेंदु ममता जी के क्षेत्र में आए हैं, भवानीपुर में। अब कुछ लोग आंकड़ा ये बताते हैं कि भवानीपुर में नया भवानीपुर है, पुराना भवानीपुर, पुराने भवानीपुर में ममता जी का होल्ड है, नए भवानीपुर में ममता जी की कमजोर है, तो शुभेंदु अधिकारी उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो वोट कटे हैं उसमें ज्यादातर वोट पुराने भवानीपुर के कटे हैं, इसलिए ममता जी की सीटें की को दिक्कत है। ये सब चीजें कही जा रही हैं और ज्यादातर ये भाजपा के इकोसिस्टम के जो लोग हैं वो ज्यादा कह रहे हैं इस बात को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी कोई ममता जी के लिए दिक्कत पैदा कर पाएंगे। थोड़ी बहुत पिछली बार बाई इलेक्शन में 80,000 वोटों से 75-80,000 वोटों से जीती थी, हो सकता है 10-20,000 वोट कम हो जाए उनकी लीड के, 40,000 जीत जाए, 30,000 जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी वहां से जीतेंगी चुनाव। नंदीग्राम में ममता जी ने भी तो खेल किया है, जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के ही खास आदमी को, तो कोई पवित्रकार क्या नाम है उनका, उन्हीं को लड़ा दिया है चुनाव, जो बिल्कुल उनका चुनाव मैनेज करते थे, सारा प्रबंधन करते थे। तो वहां वो भी नंदी उनको घेरने के लिए। दूसरा क्या है, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को आगे करके जो ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार वाला मुद्दा बीजेपी उठाती है उसको थोड़ा कमजोर किया है, क्योंकि शुभेंदु आक्रामक नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत हैं, ममता जी को चुनाव हरा चुके हैं, तो उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार वाले मामले पे उनका दामन भी बहुत पाक साफ नहीं, उनके खिलाफ बहुत आरोप है। जांच नहीं थी, वो तो गई फिर बीजेपी में थे, तब से मामला ठंडा है। तो उसकी तुलना में जो भाजपा के दिलीप घोष है पूर्व अध्यक्ष, वो ज्यादा साफ सुथरे हैं। बीच में तो नाराज थे, वो तो ममता जी से मिल भी लिए थे। और ध्रुवीकरण इसलिए भी कमजोर हुआ है अभय जी, ममता जी ने इस बार क्या किया है, उन्होंने दुर्गा आंगन बनवाने की घोषणा कर दी, उन्होंने महाकाल का मंदिर बनवा दिया, जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया, और इस तरह से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला मुद्दा था कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करो, वो ममता जी ने अपने तमाम कदमों से कुंद कर दिया है। और बाबरी मस्जिद के मामले में जिस तरह हुमायूं कबीर को पार्टी से तुरंत निकाल दिया जरा बिना देर किए हुए, तो ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है कमजोर हो गया, और एक वजह से ध्रुवीकरण और कमजोर हो गया। जब बाइपोलर लड़ाई होती है बीजेपी वर्सेस अदर सामने कोई, तो बीजेपी बड़े आसानी से उसको हिंदू मुस्लिम बना देती है, लेकिन ये बाइपोलर नहीं है। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है 244 सीटों पर, बाइपोलर ही चुनाव है, लेकिन चुनाव मैदान में कांग्रेस इस बार अलग लड़ रही है पूरी 84 सीटों पर, लेफ्ट अलग लड़ रहा है, एएमआईएम और एआईएम जो उनकी पार्टी है ओवैसी जी की, और हमारी गठबंधन वो अलग लड़ रहे हैं। तो मुसलमानों के वोट पर दावा करने वाली 3 पार्टियां हो गई, कांग्रेस, लेफ्ट और ओवैसी और हुमायूं कबीर, यानी 4 पार्टियां हो गई। तो ध्रुवीकरण तो नहीं हो पाएगा इससे, लेकिन वोट विभाजन का खतरा जरूर तृणमूल के सामने हो गया है कि, और खासकर उन सीटों पे जहां मार्जिनल वोटों से जीत हुई होगी उसकी, जहां 1500 से जीत हुई है, वहां अगर ये कांग्रेस का उम्मीदवार और एमआईएम और इनका उम्मीदवार, लेफ्ट का उम्मीदवार, अगर इन्होंने कुछ वोट काट लिए तृणमूल के, खासकर मुस्लिम वोट, तो वहां खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन जहां ज्यादा मार्जिन से जीती है पार्टी वहां तो और एक बात है, एमआईएम और हुमायूं कबीर
अपने कुछ प्रभाव क्षेत्र में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वो बंगाल में सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। हाँ, शहर सरकार वहां या तो तृणमूल कांग्रेस बना सकती है या बीजेपी बना सकती है। बीजेपी अभी सरकार बनाने से दूर है। मेरा तो अवलोकन यह है कि ममता बनर्जी के अगले चौथे कार्यकाल के लिए उनका आगमन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और भाजपा ने जिन वोटरों को बड़ी मुश्किल से साधा था, मथुआ वोटरों को, वो भी इस वक्त भाजपा के साथ उस तरह से नहीं है, इस बार बिखर गए हैं। तो भाजपा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो भाजपा पिछला प्रदर्शन भी दोहरा पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, बंगाल में एक ऐसा वोटर भी है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, लेकिन चूंकि कांग्रेस लेफ्ट के साथ चली गई थी, तो वो या तो घर बैठ गया या बीजेपी के साथ चला गया। वो लेफ्ट वो सीपीएम को वोट नहीं देना चाहता है, क्योंकि बरसों तक सीपीएम और कांग्रेस ही लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार मजबूत हैं, वहां अगर वो लौट आया तो फिर उससे बीजेपी को भी असर पड़ेगा, नुकसान होगा। सही बात। और अधीर रंजन के मैदान में उतार के कांग्रेस ने एक मैसेज तो दिया है, हाँ, तो वो गंभीर है चुनाव के लिए, भाई अब मजबूती से लड़ रहे हैं। तो जो पिछली बार कांग्रेस से खाता 0 था, तो हो सकता है कांग्रेस कुछ सीटें जीत ले और वोट प्रतिशत उसका बढ़े, वोट प्रतिशत भी बढ़ सकता है, कुछ सीटें भी निकाल सकती है। वो दहाई में होंगी या सिंगल डिजिट पे होंगी, ये अलग बात है। और लेकिन वो निकालेगी तो किसकी निकालेगी, तृणमूल की निकालेगी या बीजेपी की निकालेगी, ये भी मतलब देखना। तो कांग्रेस किसका वोट कहाँ काट रही है ये। लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के लिए स्थिति बहुत मुश्किल नहीं है, और अभी भी मेरे हिसाब से, मेरे जो फीडबैक के हिसाब से, उनका ग्राफ सबसे आगे है, वो आगे है पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने विरोध जी केरल की तरफ, दोबारा फिर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। एक बात और इसमें जोड़ दूं जी, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है बंगाल में इस बार। बीजेपी ने अभी तक इस चुनाव को मोदी बना ममता नहीं होने दिया है। मोदी जी इस समय ज्यादा समय कहां दे रहे हैं, तमिलनाडु और केरल। बंगाल आज शायद बंगाल में है वो, लेकिन बंगाल कम आए। तो जैसे पिछला चुनाव 2021 का मोदी जी वर्सेस ममता जी हो गया था, इस बार अमित शाह ज्यादा एक्टिव है वहां, वो ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो अमित शाह ने कहा है कि जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने बीजेपी के वोट कम होंगे। हाँ, ममता अब लोकप्रियता की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय 2 ही नेता हैं, एक नरेंद्र मोदी और वोट कैचर जिनको हम मानते हैं, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जिनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी नेता कोई वोट कैचर नहीं है, दोनों ही वहां पे प्रचार नहीं कर रहे हैं कोई खास। हाँ, और दोनों ही वहां प्रचार नहीं कर रहे। ये योगी आदित्यनाथ तो इन चुनावों में मेरे ख्याल से ज्यादा प्रचार करने के लिए गए ही नहीं। कौन, योगी जी? हाँ, योगी जी दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत गए हैं। हाँ, बंगाल में नहीं गए इस बार। बंगाल में नहीं गए, और अभी तक तो नहीं गए। हो सकता है बंगाल को अभी जा सकते हैं 9 तारीख के बाद, क्योंकि अभी तो बंगाल में 23 और केरल में पिछली बार केरल में आमतौर पर गठजोड़ राजनीति है, 2 गठजोड़ों के बीच में मुकाबला होता है। एक चीज और अवधि में जोड़ दूं, बंगाल एक तो ये मोदी बना, ममता नहीं बना रहे, अभी तक बीजेपी नहीं बनाया, बाद में बन जाए अलग बात है। दूसरा, तृणमूल की तरफ से बार बार अब ये कहा जा रहा है कि 2026 का चुनाव जीतने के बाद ममता जी जो है, ममता जी खुद कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में भी बीजेपी को हटाऊंगी, दिल्ली से प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय भूमिका का भी प्रचार इसलिए कर रही है कि बंगाल के लोगों में आकांक्षा जगे कि भाई ममता जी को जिताओ, और ममता जी देश की प्रधानमंत्री पद की दौड़ में। कीर्ति आजाद ने एक वक्तव्य दिया है, आज ही छपा है कीर्ति आजाद का वक्तव्य, इस बार 275 सीटें जीतेगी टीएमसी, और फिर अगले लोकसभा चुनाव में ममता जी दीदी बनेंगी प्रधानमंत्री देश की। हाँ, तो वो भी एक मैसेज दिया जा रहा है, जैसे 2012 में मोदी जी के लिए बीजेपी ने मैसेज दिया था गुजरात में कि भाई इस बार दीदी को जिताओ और उसके बाद दीदी को प्रधानमंत्री बनाओ। यानी बंगाल का कोई प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है, तो वो भी सुभाष चंद्र बोस से लेकर प्रणब मुखर्जी तक ये आकांक्षा जो है देश का नेतृत्व करने की बंगाल के लोगों की रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो उसको भी कहीं ना कहीं धीरे से जगाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। तो केरल में आमतौर पर होता यह है कि एक गठजोड़ एक बार सरकार चलाता है, दूसरी बार मामूली 2% के अंतर से विपक्ष में चला जाता है। ये वहां की परंपरा रही है। पिछली बार ये परंपरा टूटी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार 2 चुनाव जीते।
तो अब तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तीसरा चुनाव भी जीत सकती है, हैट्रिक भी कर सकती है। तो जी। आपके और हमारे एक मित्र हैं हम्म। शुक्ला जी, हम्म। उनका कहना है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, हम्म। लेफ्ट की सरकार रिपीट हो सकती है वहां। हम्म। लेकिन उसके पीछे उनका आंकड़ा कुछ और है। हम्म। उनका कहना है कि जो क्रिश्चियन वोट है वो बीजेपी की तरफ झुक रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा वोट जो है टूट रहा है और वो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा और लेफ्ट का वोट इंटैक्ट है। तो वो एक अर्थमेटिकली इस बात को देख रहे हैं, लेकिन कितना क्रिश्चियन वोट टूट रहा है कितना नहीं टूट रहा है ये समझना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है केरल में अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, यूडीएफ वहां ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है, एज उसका है। बस दिक्कत वही है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी झगड़े होते हैं ना, वो कई बार जीती हुई बाजी पलट देते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में हुआ। वो खतरा हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है, इसलिए कांग्रेस को लेके कोई भविष्यवाणी करना बड़ा जोखिम भरा होता है। लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट तो यही आई है, खासकर जो जितने स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस का यानी यूडीएफ का प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए और जिस तरह लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एलडीएफ से है, वो उसको देखते हुए जिस तरह लोकसभा चुनाव में नतीजे आए यूडीएफ के फेवर में, उनको सबको देखते हुए आमतौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को जो है बढ़त है वहां पर और यूडीएफ की सरकार बन सकती है। बीजेपी बहुत जोर लगा रही है वहां, पूरी कोशिश कर रही है एक स्पेस लेने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक सांसद वो जिता के लाए थे अपना, तो उससे भी उनको उम्मीद बनी है। और जो चंद्रशेखर उनके जो नेता हैं बीजेपी के, वो बड़ा जोर लगा रहे हैं। शशि थरूर हालांकि कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अघोषित रूप से बीजेपी उनसे भी कुछ उम्मीद पाले हुए है कि शायद कुछ सीटों वो बीजेपी का फायदा करा दे। हालांकि वो कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के डिप्टी चेयरपर्सन है, तो पार्टी के लिए ही कर रहे हैं वो, लेकिन बीजेपी एक उम्मीद उनसे ही बांधे हुए है। बीजेपी की कोशिश है कि कुछ एमएलए वहां पर अपने बना ले और वोट परसेंटेज बढ़ा ले उसकी को। और जो तिरुवनंतपुरम में जो उन्होंने मेयर अपना बनाया, उससे उनको थोड़ा हौसला बढ़ा कि जैसे तिरुवनंतपुरम से कुछ विधायक जो जिता लाए, वोट परसेंटेज बढ़ जाए, तो बीजेपी वहां एक तरह से अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश में है। जैसे भरे हुए रेल के डिब्बे में कोई घुसता है तो अपने लिए जगह बनाता है, तो भले सीट न मिले मान लीजिए बैठने के लिए, लेटने के लिए, खड़े होने की जगह तो मिल जाए। तो केरल में बीजेपी उस स्थिति में है, हालांकि प्रधानमंत्री बड़ा प्रचार कर रहे हैं केरल में, तो अभी तो यही लग रहा है। दूसरा केरल का सामाजिक समीकरण है, हाँ क्या है कि त्रिकोणीय है वहां, हिंदू मुस्लिम और ईसाई, ये तीन समुदाय जो है, ये तीन ध्रुव हैं वो, जिसमें मुसलमानों का बहुसंख्यक बड़ा हिस्सा यूडीएफ के साथ रहता है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग जो है, आईयूएमएल जो है, उसकी वजह से, और तो चूंकि राहुल गांधी वहां से एमपी रहे, अब प्रियंका गांधी एमपी है, उसका भी मुसलमानों में, और वायनाड सीट भी काफी मुस्लिम बहुल सीट है, उसका असर पड़ता है। ईसाई वोट भी कांग्रेस को काफी संख्या मिलता रहा है, जबकि सीपीएम को वोट ज्यादा मिलता था, जिसपे आरएसएस और सीपीएम का झगड़े का बड़ा कारण यही था। देखिए वहां कांग्रेस और जो हिंसक संघर्ष केरल में हुआ है, वो सीपीएम के वर्करों और आरएसएस के बीच में हुआ है। कांग्रेस के वर्करों और सीपीएम के वर्करों के बीच में खबर नहीं आई उन्हीं संघर्ष जो होता था, क्योंकि आरएसएस काम ही कर रही थी केरल के हिंदुओं में, और हिंदू वोट अधिक संख्या में सीपीएम के साथ रहा है। उसकी वजह से वो एक ताकत और जीतता था, उसका अपना हिंदू वोट ईसाइयों और मुसलमानों में लेता था जब एलडीएफ जीतता। तो चूंकि बीजेपी भी ईसाइयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, हिंदू वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो अब बीजेपी अगर ईसाई वोट खींचती है, कुछ मोदी जी आर्क बिशप से मिले, वहां चर्च में भी गए, इस बार क्रिसमस पे भी उन्होंने बधाई दी, और एफसीआरए वाला बिल भी इसीलिए पार्लियामेंट में आने से रोक दिया गया, उसको टाल दिया गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपत्ति चर्च को थी। ऐसे में अगर कुछ ईसाई वोट काटती है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस का नुकसान होगा, लेकिन हिंदू वोट जितना काटे कि वो एक कुछ नुकसान सीपीएम को भी हो सकता है। तो बीजेपी एक बैलेंसिंग एक्ट
में है। और कांग्रेस ने पूरी कोशिश ये की है, और राहुल गांधी के भाषणों को आप देखिए कि वो सीपीएम और बीजेपी को वहां पर एक साथ मान रहे हैं, कह रहे हैं इनकी मिली भगत है। ये अलग बात है कि इंडिया गठबंधन में सीपीएम और लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो केरल में सीपीएम और यानी लेफ्ट और बीजेपी को एक मंच में खड़ा दिखाए। तो ये वहां चुनाव है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है यूडीएफ का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। उम्मीद तो यही है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप जो जैसा आप कह रहे हैं वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है। तो आज की चर्चा हम जी कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा आकलन यही है लोगों का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब तो आज की चर्चा में हम लोग अभी दो राज्यों पे चर्चा नहीं कर पाए, असम के ऊपर और पुडुचेरी के ऊपर। संक्षेप में बता दूं, हाँ, क्योंकि छोटा राज्य जरूर, लेकिन उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। किसकी? पुदुचेरी की। हाँ हाँ, देखिए पुदुचेरी तो छोटा सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी वहां पर है, विधानसभा है। वहां दरअसल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है। हमेशा पुदुचेरी को तमिलनाडु का एक्सटेंशन माना जाता था, और तमिलनाडु में जो पार्टी जीतती थी उसका प्रभाव पुदुचेरी पे भी पड़ता था। लेकिन वहां जो मुख्यमंत्री है रंगास्वामी, वो जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो बड़े स्थानीय स्तर पर बहुत पॉपुलर लीडर है। वो बिल्कुल सहज भाव से, पहले तो मोटरसाइकिल पे ही घूमते थे, अब एक सिंपल कार पे, सरकारी उस पे घूमते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के तामझाम से दूर रहते हैं, और वो इस समय एनडीए में है। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां एनडीए की सरकार है और रंगास्वामी की सरकार है, और रंगास्वामी की लोकप्रियता वहां बरकरार है। ही इज मैन ऑफ मासेस। इस वजह से वहां एनडीए की यानी रंगास्वामी की पार्टी के जीतने की पूरी संभावना है। उसके भरोसे में कुछ बीजेपी भी एक दो सीटें, दो चार सीटें ले लेगी, और वहां रंगास्वामी की अपनी लोकप्रियता है। कांग्रेस ने उनको खोया है नारायण स्वामी के चक्कर में। नारायण स्वामी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जो केंद्रीय मंत्री थे, वो बड़े विवादास्पद रहे कई मामलों में, मतलब उनको लेकर के कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं रही। इस वजह से रंगास्वामी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और अगर वहां सरकार बनेगी तो उसका श्रेय रंगास्वामी को ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाद हम लोगों को एक बार फिर पूरा राउंड अप करना चाहिए। इस बार हम लोग आसाम से अपना राउंड अप शुरू करेंगे, ठीक, और आसाम पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आसाम की राजनीति इन सभी राज्यों से अलग तरह की राजनीति है। वो एक डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स बन गई है वहां पर। जिस तरह की आसाम का जो आबादी मूलक विन्यास है, उसकी वजह से अभय जी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आसाम में, उसकी थोड़ी सी मैं आज ही पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा, जिसमें एक तो उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट का जिक्र किया है, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज जो दुबई और अमेरिका, उसका जिक्र किया है। तो 3 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने दस्तावेज जारी करके। अब उन आरोपों का कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा राजनीति में, तो अगली चर्चा में उसको भी हम समेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मुझे लगता है कि आपने जो विश्लेषण किया उससे नई परख के दर्शकों को खाड़ी युद्ध के इस माहौल में भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में, दक्षिण भारत में और पूर्व में जो चुनाव चल रहा है, उसके मुद्दे कौन संघर्ष में है, किसकी संभावना है, इन सब बातों के ऊपर काफी रोशनी पड़ी है। और जल्दी ही मेरे ख्याल 2-3 दिन बाद ही हम लोग फिर मिलते हैं और इस बार असम से चर्चा शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।